हेलो स्टूडेंट्स। साइंस की क्लास में आज हम अपना चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स, वर्क, सिंपल मशीन्स, एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। चैप्टर लेंथी है, इसमें 3 टॉपिक्स आएंगे बच्चों, फोर्स का, दूसरा वर्क का, सिंपल मशीन्स का और एनर्जी का। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। डू यू लाइक टू प्ले द टग ऑफ वॉर गेम? क्या आप टग ऑफ वॉर खेलना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू डू इन दिस गेम? आप इस खेल में क्या करते हैं? यू पुल द रोप, आप रस्सी खींचते हैं। यू मस्ट व्हाट मस्ट यू डू टू विन द गेम? आपको गेम को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? द टीम दैट पुल्स हार्डर विन्स। जो टीम ज़्यादा पुल करेगी या ज़्यादा खींचेगी ज़्यादा ज़ोर से, वही जीत जाएगी। What will happen if two more friends join one side? क्या होगा यदि आपके 2 अतिरिक्त मित्र एक साइड और ऐड हो जाएं? Which team will win? कौन सी टीम जीतेगी? Why? क्यों? The team with more people will win. जिस टीम में ज़्यादा व्यक्ति होंगे वो टीम जीत जाएगी। Can you guess why? क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज दे यूज़ मोर फोर्स। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फोर्स का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा हुए तो फोर्स भी ज़्यादा ही होगी। अब हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। द पुल एंड द पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को धकेलना या खींचना फोर्स कहलाता है। वी आर एबल टू डू वर्क ड्यू टू फोर्स। हम सभी कार्य इसीलिए करने में समर्थ हैं बच्चों क्योंकि हम फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we move a cupboard we either push or pull it. उदाहरण के तौर पर यदि हम एक अलमारी को मूव करते हैं तो या तो हम उसको खींचेंगे या उसको धकेलेंगे। We cannot see the force but it can be used to do many activities. हम फोर्स को नहीं देख सकते। क्यों क्यों नहीं देख सकते बच्चों? क्योंकि फोर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखाई दे। बट इट कैन बी यूज्ड, परंतु इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे काम करने में। इन द अबव एग्जाम्पल यू हैव सीन दैट टू मूव द कपबोर्ड यू आइदर पुश और पुल। आपने ऊपर दिए गए उदाहरण में देखा कि आपने अलमारी को मूव करने के लिए या तो आपने उसको खींचा या उसको धकेला। Thus there is an interaction between you and the cupboard. इसीलिए यहाँ पर इंट्रैक्शन होती है बच्चों, आपस में बातचीत। यहाँ पर आपकी और आपकी अलमारी के बीच में क्या है? एक इंट्रैक्शन है। दिस इज द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट रिजल्ट्स इन फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यही वो इंट्रैक्शन है बच्चों, दो चीज़ों के बीच में जो रिजल्ट होता है किसके कारण? यस, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। दोनों चीज़ों का आपस में एक दूसरे के ऊपर ही फोर्स लगता है। व्हेन द इंट्रैक्शन स्टॉप, जब इंट्रैक्शन यानी कि बातचीत खत्म हो जाती है, द टू ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स। तब जब हमारा दोनों चीज़ों का यानी कि कपबोर्ड का और हमारा जब इंट्रैक्शन ही ख़त्म हो गया है तो फोर्स नहीं दिखाई देगा, दोनों का ही फोर्स वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। मैनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व पुश और पुल। हमारे दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं उन सभी में पुश और पुल शामिल होता है। When you push or pull an object, the force shows different effect. जब आप किसी चीज़ों को धकेलते हो या खींचते हो तो फोर्स अपने अलग अलग प्रभाव दिखाता है। कैसे? वो अफेक्ट कौन कौन से हैं बच्चों? ध्यान देना। देखो बच्चों, अफेक्ट ऑफ फोर्स है मूव एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ना किसी भी रुकी हुई चीज़ को मूव कर सकता है। जैसे आप एक ग्राउंड में बॉल है और उसको आप किक करते हैं तो आप एक स्थिर रखी हुई चीज़ को मूव कर देते हैं, तो ये फोर्स का ही इफेक्ट है बच्चों।
नेक्स्ट है स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चलती हुई चीज़ को रोक सकता है फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हॉकी स्टिक से रोलिंग बॉल को रोक देते हैं तो यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना कहलाएगा। नेक्स्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चलती हुई चीज़ की दिशा को चेंज कर सकता है फोर्स। हिट द बॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन, आप बॉल को अगर हिट कर दो तो वो किसी भी दिशा में, जिस दिशा में आप उसको भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। तो ये भी फोर्स के ही कारण संभव है। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटाना या बढ़ाना। हिट द बॉल हार्डर टू चेंज इट्स स्पीड, अगर आप बॉल को बहुत ज़ोर से किक मारते हो तो वो बहुत ही तेज़ी से जाएगी और धीरे से तो धीरे जाएगी। तो इस तरह से आप फोर्स के ही कारण किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स के कारण बच्चों आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को, उसके आकार को चेंज कर सकते हो। जैसे रोल द क्ले टू गिव डिफरेंट शेप्स, कि आप क्या करते हैं कि जो क्ले होता है उसको हाथ से रोल करके उसको अलग अलग शेप आप दे सकते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने प्रकार के हैं? तो फोर्स यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के हैं बच्चों। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स, नेक्स्ट मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलास्टिक फोर्स और बायोंट फोर्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स हैं बच्चों। मैं आपको बिल्कुल सिंपल ही बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों जब कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाए और वो डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ ही आए तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी है कि वो कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है और वो आकर ज़मीन पर ही गिरती है। ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों घर्षण, कि कोई भी चीज़ जब आपस में रगड़ खाती है एक दूसरे से तो वो फ्रिक्शन कहलाता है, घर्षण कहलाता है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं, द फोर्स दैट कीप ऑब्जेक्ट इन प्लेस और स्लो दैम डाउन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जो फोर्स आपस में जो स्लो डाउन कर देता है, किसी भी चीज़ को रोक सकता है या मूव करता है, बट आपस में दोनों कांटेक्ट में होते हैं बच्चों। ठीक है, सरफेस भी और वो चीज़ भी। ठीक है, तो जब आपस में वो रगड़ खाते हैं तो वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार मूव करती है रोड पर, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स किस किस के बीच में है? टायर और रोड के बीच में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो आता है हमारा मस्कुलर फोर्स, यानी कि हमारा मांसपेशीय बल। जब भी किसी चीज़ को हम उठाने के लिए अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं, तो वो मस्कुलर फोर्स कहलाती है। जैसे कि बाल्टी को उठाना अपने हाथ से या बुक्स को उठाना, ये सब हमारी मस्कुलर फोर्स पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल। जब भी किसी चीज़ को हम चुंबक की सहायता से खींचते हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। मैकेनिकल फोर्स होता है जब हम किसी भी चीज़ पर मशीन का बल यूज़ करते हैं तो वो मैकेनिकल फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कागज़ को सीजर से काटते हैं तो वो मैकेनिकल फोर्स है। इलास्टिक फोर्स यानी कि किसी चीज़ को हम खींच दें या दबा दें तो वो जो इलास्टिक मटेरियल होता है, रबड़ का मटेरियल होता है, तो वो जो फोर्स होता है इलास्टिक का फोर्स होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है? यस, एक्सर्ट्स हो जाता है, फैल जाता है। तो इस तरह से जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ इलास्टिक को, तो वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। जैसे भी हम गुलेल से कोई चीज़, जब रबड़ को हम खींचते हैं, गुलेल की रबड़ को खींचते हैं और फेंकते हैं पत्थर को, तो वो बहुत ही दूर जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक फोर्स उसके ऊपर लगी।
लास्ट आता है बच्चों हमारा बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स बच्चों एक एग्जांपल के जरिए मैं बताऊंगी आपको। फॉर एग्जांपल आप भरी हुई बाल्टी पानी की लेना और एक खाली मग, उसके अंदर जब आप डुबाते हो तो ध्यान देना कि पानी जोर लगाएगा उस चीज़ को ऊपर फेंकने में। ध्यान देना, एक बॉल लेना, पानी की बाल्टी हो, और बॉल को जब आप पानी में दबाओगे तो आप देखोगे कि पानी उसको ऊपर धकेल रहा है। तो वो फोर्स है बच्चों पानी का बायोंट फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो पानी के ऊपर तैरती है वो पानी के अपवर्ड फोर्स के कारण ही होती है, पानी के बायोंट फोर्स के कारण ही होती है। जब हम स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं तो ये फोर्स आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टेस्ट योर नॉलेज है बच्चों, जो फिलअप में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क, व्हेन यू आर वाचिंग टीवी, जब आप टीवी देख रहे हैं, यू से दैट यू आर डूइंग सम वर्क, आप कहते हो कि हम कुछ काम कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू साइंस यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, परंतु साइंस के अनुसार आप कोई काम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बच्चों साइंस में वर्क तभी डन माना जाता है, वर्क काम तभी माना जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट हम मूव करते हैं या उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम चेंज करते हैं। When you push or pull an object, it moves a certain distance. जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं, धकेलते हैं या मूव करते हैं थोड़ी सी दूरी तक, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। तब कहा जाता है कि यस काम हुआ। When you push a book on a table, you exert force on the book, and as the book moves, we say that the force has done work. जब आप एक बुक को उठाते हो, पुश करते हो, थोड़ा सा उसको आगे की तरफ धकेल देते हो बुक को, तो बुक ने मूव किया है ज़रा सा, यानी कि एक स्थान से थोड़ा सा दूर सरका दिया आपने उसको। तो यहाँ पर भी साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, फोर्स लगाया गया और डन वर्क जो है ना डन माना गया। लेट अस नाउ कंसिडर अ मैन पुशिंग अ हैवी स्टोन। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ बुक को थोड़ा सा जो है ना पुश किया गया, धकेला गया। यहाँ पर एक आदमी इस पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहा है, पुशिंग कर रहा है हैवी स्टोन्स को। दिस इज सर्टेनली टायरिंग फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत ही थकाने वाला है। बट साइंटिफिकली नो वर्क इज डन, परंतु यहाँ पर वैज्ञानिक रूप से कहा जाएगा कि काम नहीं हुआ। एज द स्टोन डज नॉट मूव, क्योंकि यहाँ पर पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला। वर्क डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, काम किन कारणों पर निर्भर है। अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू डू वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो फोर्स का अमाउंट है उसके ऊपर अप्लाई किया गया है, वो फैक्टर है वर्क का। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। फिर दो ही इसमें कार्य करेंगे बच्चों की किसी भी चीज़ को जो है ना उसकी डायरेक्शन से जो है ना मूव कर दिया जाए बाय अप्लाइड फोर्स लगाकर। लाइक फोर्स, वर्क इज आल्सो डन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। लाइक फोर्स की तरह वर्क भी तभी डन माना जाता है जब उसकी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा में और गति की विपरीत दिशा में भी ये काम करता है। सिंपल मशीन यानी कि साधारण मशीनें क्या हैं बच्चों? टू मेक आवर वर्क इजी एंड फास्ट वी यूज़ मशीन्स। अपने काम को जल्दी से और आसानी से करने के लिए हम मशीनों का यूज़ करते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ सिंपल मशीन विच मेक आवर वर्क ईजियर। यहाँ पर बहुत तरह की सिंपल मशीन्स हैं जो हमारे काम को आसान कर देती हैं। देर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। यहाँ पर 6 प्रकार की सिंपल मशीनें दी गई हैं बच्चों। सबसे पहला है इंसिलेंट प्लेन। इंसिलेंट प्लेन होता है बच्चों एक स्लोपिंग सरफेस जो एक तरफ से उठा हुआ होता है और एक तरफ से बिल्कुल ऐसे मूविंग होता है। ठीक है, ढलावदार होता है, वो इंक्लाइन प्लेन कहलाता है। An inclined plane is a sloping surface which make it easier to move heavy objects to a certain height. Roller coaster, sloping road, ramp, etc. are some of example of inclined plane.
इंक्लाइन प्लेन बच्चों जैसे कि आपको पता है एक ढलावदार सरफेस होता है जो भारी से भारी चीज़ों को ईजियर कर देता है पूरी हाइट पर उसको ऊपर चढ़ाने में और उतारने में। रोलर कोस्टर, स्लोपिंग रोड्स, रैंप वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं किसके? यस, इंक्लाइन प्लेन के। नेक्स्ट आता है बच्चों लीवर। लीवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मशीन। लीवर सभी साधारण मशीनों में कॉमन है और सबसे सिंपलेस्ट मशीन है। दे हेल्प अस लिफ्ट लोड विद ईजियर लेजर एफर्ट। ये हमारी हेल्प करती है भार को उठाने में। लोड होता है जो भार, वजन, ठीक है, उसमें हमें कम ताकत लगानी पड़ती है। ए लीवर हैज़ 3 पार्ट्स। एक लीवर के 3 पार्ट होते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है बच्चों, लोड, फलक्रम और अफर्ट। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। फलक्रम इज द पॉइंट एट विच द लीवर पिवट। अफर्ट इज द फोर्स अप्लाइड टू मूव द ऑब्जेक्ट और लोड इज द ऑब्जेक्ट यू आर लिफ्टिंग। लोड वो चीज़ है जिसको आप उठा रहे हो। फलक्रम, फलक्रम वो पॉइंट है बच्चों जिस पर जो लीवर है वो पिवट करता है। और अफर्ट यानी कि आपकी जो ताकत जो आप लगा रहे हो वो अफर्ट इज द फोर्स, वो फोर्स है जो मूव करता है ऑब्जेक्ट को। लीवर आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लोड, अफर्ट एंड फलक्रम। अब लोड, अफर्ट और फलक्रम के अकॉर्डिंग लीवर को 3 भागों में यानी कि 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। काइंड्स ऑफ लीवर, 3 प्रकार के लीवर यहाँ पर बताए गए हैं बच्चों। एक फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है बच्चों, जो फलक्रम होता है वो बिटवीन होता है लोड और अफर्ट के। सेकंड क्लास में जो होता है उसमें क्या होता है, लोड होता है बिटवीन द फलक्रम एंड अफर्ट। थर्ड क्लास का लीवर होता है उसमें अफर्ट होता है बिटवीन द फलक्रम एंड लोड। सिंपल है, यहाँ पर तीनों के एग्जाम्पल भी आपको दिए गए कि फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बिटवीन में होता है, सेकंड क्लास लीवर में लोड बिटवीन होता है और थर्ड क्लास लीवर में अफर्ट बिटवीन होता है। ध्यान देना बच्चों कि जब भी आप इन मशीनों को देखते हैं यानी कि इन चीज़ों को देखते हैं, जैसे आपने पिलर यानी कि प्लास देखा होगा घर में, हैमर है, सीजर है, आप इन चीज़ों के लास्ट से आप इसको पकड़ते हो यानी कि अफर्ट आपका बिल्कुल लास्ट में लगता है। बीच में आपका फलक्रम होता है यानी कि इनके बीचों बीच देखेंगे आप फलक्रम होगा और सबसे लास्ट में आपका लोड होगा। ठीक है, हैमर है, सीजर है या पिलर्स है, इनके लास्ट वाले हिस्से से ही लोड पर काम किया जाता है। जो सेकंड क्लास लीवर हैं उनमें आप देखेंगे तो लोड बिल्कुल बीचों बीच होता है। जब आप देखो बोतल ओपनर को देखना कि आप ध्यान से बीच में आपका अफर्ट जाएगा, इसमें ध्यान देना कि लोड पड़ेगा जब आप दबाव लगाओगे तो बीच में बिल्कुल हाथों से। ठीक है, और थर्ड क्लास लीवर में आप ध्यान देंगे स्पैड है या फोर्सेस है या फिशिंग रोड है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि लोड एक साइड होगा और अफर्ट यानी कि ताकत जो लगाओगे आप वो बीचों बीच लगाओगे। ठीक है, और लास्ट वाले हिस्से से लोड उठाया जाता है। नेक्स्ट आती है बच्चों आपकी पुली। पुली आप सभी जानते ही हैं। समटाइम्स इट इज़ नॉट ईजी टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट विद ओनली ह्यूमन फोर्स। कई बार बहुत ज़्यादा भारी चीज़ों को उठाना आदमी के मतलब आदमी की ताकत उसके लिए जो है ना आसान नहीं है, उसके लिए आसान नहीं होता भारी चीज़ों को उठाना। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल मशीन लाइक अ पुली। इस प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए एक साधारण मशीन यानी कि पुली का इस्तेमाल किया जाता है। एक pulley is a wheel with a fixed axle with grooves around the outside edge to guide a rope or a cable. The rope is attached to the grooves on wheel to pull down and lift any object. Flagpole, crane, pulley, or well to fetch water are some of the example. आप पुली को देखते ही हो बच्चों की एक रोड के बीचों बीच एक पहिया होता है जिसके ऊपर से रस्सी जो है ना आती है और पुली जो है ना ऐसे घूमती रहती है, तो जिससे क्या होता है चीज़ों को उठाना बिल्कुल आसान हो जाता है। पुली 2 प्रकार की होती है बच्चों, एक फिक्स्ड पुली होती है और दूसरी मूवेबल पुली
होती है। फिक्स्ड पुली होती है जो फिट होती है बिल्कुल उसके अंदर। फॉर एग्जांपल इनकी देखेंगे हम कि फ्लैग के अंदर होता है, या भाई आपके क्रेन्स में जो पुली लगी हुई होती हैं ये फिक्स्ड होती हैं। फोर्स अप्लाइड एंड लोड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो मूवेबल पुली होती हैं ये बिल्कुल क्या कर देते हैं, फोर्स अप्लाइड एंड लोड मूव्स इन सेम डायरेक्शंस, उठा देती हैं उन चीज़ों को। नेक्स्ट आता है आपका व्हील एंड एक्सल। व्हील यानी कि पहिया, और एक्सल बच्चों आपके देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे, व्हील एंड एक्सल। समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ए हैवी लोड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कई बार क्या होता है, भारी चीज़ों को उठाना चुंबकीय प्रभाव के कारण उनको उठाना मुश्किल हो जाता है। दैट पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड फ्रिक्शन रेसिस्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो घर्षण है वो क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं आने देता। दिस प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व बाय द व्हील एंड एक्सल। इस समस्या को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है व्हील और एक्सल की सहायता से। द व्हील विद एन एक्सल फंक्शन एज एन एक्सीलेंट मशीन। व्हील विद एक्सल इस चीज़ को बिल्कुल आसानी से कार्य इस पर कर सकता है। A wheel is locked to center axle and they rotate each other when a force is applied to either one of them. We see the wheel and axle in many of our day-to-day activities. For example, steering wheel of a car, pedal of a bicycle, wheelbarrow, etc. ये इस तरह के एग्जाम्पल आप व्हील और एक्सल के देख सकते हैं कि व्हील होता है, व्हील के बीचों बीच एक्सल है जिसके एक साइड से अगर ताकत लगाई जाए तो भारी चीज़ों को उठाया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रू। स्क्रू से भी जानते हैं बच्चों, वी यूज अ स्क्रू मैनी टाइम्स, बहुत बार आपने यूज़ भी किए हैं। इट इज़ ए सिंपल मशीन एंड यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। ये एक बहुत ही साधारण सी मशीन है और चीज़ों को आपस में जोड़कर रखने में, होल्ड करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अ स्क्रू इज एक्चुअली एन इंक्लाइन प्लेन वॉन्ड राउंड अ रोड। क्या होता है, स्क्रू एक्चुअली में वास्तव में एक इंक्लाइन प्लेन होता है जिसके चारों तरफ, एक रॉड के चारों तरफ क्या होते हैं, यस ये ग्रूव्स होते हैं, कट होते हैं इसके ऊपर। द ग्रूव्स कट ऑन इट मेक मोर एफिशिएंट सिंपल मशीन। जो इसके ऊपर ये ग्रूव्स यानी कि ये चूड़ियाँ सी बनाई गई होती हैं, ये इसको और ज़्यादा एफिशिएंट सिंपल मशीन बना देती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ स्क्रूज होल्ड डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द ग्रूव्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। कि क्या होता है कि इसके अंदर जो ये ग्रूव्स होते हैं ये डिपेंड करता है कि चीज़ जितने ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा दूर तक होते हैं, उतनी मजबूती से ये चीज़ों को होल्ड कर सकता है। द स्क्रू हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैकेनिकल एज। It is can be used to hold things together, lift heavy loads, drill holes in object, etc. ये बहुत सारी चीज़ों में यूज इसका किया जाता है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ये मैकेनिकल एज का। और चीज़ों को होल्ड करने में, लिफ्ट उठाने में, और होल ड्रिल होल्स ये छेद कर सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर, इन चीज़ों में इसका काम किया जाता है। कैन ए स्क्रू बी कंपेयर्ड विद ए नेल। क्या एक स्क्रू को कंपेयर, तुलना की जा सकती है एक नेल यानी कि कील से। बच्चों कील और नेल जो नेल है और स्क्रू है वो बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि नेल जो होती है बच्चों उसके ऊपर ग्रूव्स नहीं होते, वो बिल्कुल प्लेन होती है। विच वर्क्स बेटर, कौन सी चीज़ बेटर काम कर सकती है। यू विल ऑलवेज फाइंड टू पीस ऑफ वुड आर ज्वाइन विद द स्क्रू नॉट विद द नेल। आप हमेशा देखोगे, पाओगे कि लकड़ी के दो पीसेस को जोड़ने में हमेशा एक स्क्रू का यूज़ किया जाता है, ना कि एक नेल यानी कि कील का। द ग्रूव्स ऑन स्क्रू मेक द ग्रिप स्ट्रोंगर इन बिटवीन द टू पीस ऑफ वुड। जो स्क्रू के ऊपर जो ग्रूव होते हैं, जो जो चूड़ियाँ होती हैं, वो ग्रिप ज़्यादा पकड़ जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है दोनों लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ने में। नेक्स्ट आता है बच्चों वेज। वेज होती है कोई भी धारदार चीज़, ठीक है। इन अ वेज टू inclined planes or sloping sides are joined back to back।
क्या होता है इसके अंदर, जैसे चाकू है, चाकू की जो धार होती है बच्चों, एक तरफ से, या भाई कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी की जो धार होती है वो आप देखोगे तो दोनों तरफ आपको दो इंक्लाइन प्लेन नज़र आएंगे या स्लोपिंग साइड नज़र आएंगी। इट इज़ आल्सो ए सिंपल मशीन यूज टू स्प्लिट थिंग्स। ये बहुत ही साधारण मशीन है जो चीज़ों को स्प्लिट करने में काम की जाती है। एक्स, जिपर, नाइफ एक्सेट्रा आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ वेज। वी यूज दीज थिंग्स टू कट एंड स्प्लिट थिंग्स अपार्ट। इट्स एज इज शार्प फॉर कटिंग। इनका यूज़ किया जाता है बच्चों की इस चीज़ों को काटने में। अब बारी आती है बच्चों एनर्जी यानी कि ऊर्जा की। एनर्जी के प्रकार की हम इसमें पढ़ेंगे। एनर्जी सभी बच्चे जानते हैं, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी वो क्षमता है जो हमें काम करने में हेल्प करती है। वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। हम सभी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। We get energy from nature through different sources like sunlight, wind, water, animals and plants. हमें बहुत सारी स्रोत हैं बच्चों जहाँ से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं नेचर से, जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलिए पढ़ते हैं बच्चों हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सबसे पहली है हमारी हीट एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। when things like coal और wood are burnt, जब लकड़ी या कोयले को जलाया जाता है, a lot of heat is produced which is in the form of heat energy। जो इनसे गर्मी निकलती है जब इनको जलाया जाता है तो वो फॉर्म होती है किसकी बच्चों? यस, हीट एनर्जी की। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एक्सेट्रा। इस एनर्जी का यूज़ हम खाना पकाने में और गर्म करने में यूज़ करते हैं। द हीट दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। और वो हीट जो हम सन से प्राप्त करते हैं वो सोलर एनर्जी कहलाती है। और वो भी एक फॉर्म है, प्रकार है हीट एनर्जी का ही। सोलर कुकर एंड सोलर हीटर्स वर्क ऑन सोलर एनर्जी। जो सोलर कुकर हैं या सोलर हीटर हैं वो सोलर एनर्जी पर काम करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा विंड एनर्जी, जो हवा से एनर्जी प्राप्त होती है। जो एनर्जी विंड से प्रोड्यूस की जाए वो विंड एनर्जी कहलाती है। दिस एनर्जी इज यूज टू रोटेट द ब्लेड ऑफ द विंड मिल। इस एनर्जी की सहायता से जो विंड मिल के ब्लेड्स हैं उनको रोटेट करने में हेल्प मिलती है। दीज आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनसे बिजली बनाई जाती है। पंप आउट वाटर एंड फॉर व्हीट ग्राइंडिंग। इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। इस विंड एनर्जी का उपयोग बच्चों बिजली बनाने में, पानी को बाहर निकालने में और आटा पीसने में किया जाता है। और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि ये कभी भी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आती है हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी इज एनर्जी प्रोड्यूस बाय फ्लोटिंग वाटर। बहते हुए पानी से जो एनर्जी मिलती है वो होती है बच्चों हाइडल एनर्जी। इसका उपयोग भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं। और इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि जल विद्युत। ये एनर्जी भी रिन्यूएबल है और इन दिनों जो है ना बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस ऑफ द हीट फ्रॉम द अर्थ। जो धरती से निकलने वाली हीट है, गर्मी है, उसका जो एनर्जी होती है वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। इट इज़ क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सबसे साफ और बिना प्रदूषण की एनर्जी का एक स्रोत है जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy may be produced from the shallow ground of heat water or hot rock found beneath the earth's surface and deep down to the extremely high temperatures of molten rocks called magma. It is now used for electricity generation. It is a renewable energy. जो जियोथर्मल एनर्जी है बच्चों वो धरती के अंदर जो गहरे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, जो पिघली हुई चट्टान जिसको मैग्मा कहते हैं, उनसे जो है ना जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त की जाती है। और ईच से भी जियोथर्मल एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है और ये भी एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी है। फिर आती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी दैट इज
possessed by an object due to its motion or position is called mechanical energy. It can be either due to motion called kinetic energy or due to position called potential energy, which is stored in a body. Objects have mechanical energy if they are in motion or if they are at same position. For example, a brick held at a vertical position above the ground has potential energy. A moving car possesses mechanical energy and due to its motion it has kinetic energy. जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन यानी कि उसकी गति और उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। ये दो प्रकार की है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण, इट कैन बी आइदर ड्यू टू मोशन, जब गति होती है यानी कि मोशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है और उसकी पोजीशन के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। और सभी जो है ना विच इज़ स्टोर्ड इन अ बॉडी। जो एग्जांपल है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो आप देख सकते हो जैसे कि एक ईंट को वर्टिकल पोजीशन अबो द ग्राउंड, एक ब्रिक को जो है ना वर्टिकल पोजीशन में हेल्ड किया जाए ग्राउंड पर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ पोजीशन का ही काम होता है। और जब एक कार मूव कर रही है तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो उसके मोशन के कारण हो रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर आती है आपकी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल इन वेव्स एंड कैन इवन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। Light energy is all around us. We are able to see the world because of light. We get light from candles, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब एक्सेट्रा। लाइट एनर्जी वो फॉर्म है बच्चों एनर्जी की जिसमें वेव्स ट्रेवल करती हैं, तरंगें ट्रेवल करती हैं और ये ट्रेवल करती हैं एम्प्टी स्पेस में। लाइट एनर्जी इज़ ऑल अराउंड अस, सिर्फ हमारे चारों तरफ लाइट एनर्जी ही है। हम इसी लाइट के कारण ही पूरे संसार को देख पाने में समर्थ हैं। लाइट एनर्जी, वी गेट लाइट, हमें किन किन चीज़ों से लाइट मिलती है, जैसे कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूब लाइट्स हैं, ये सभी लाइट एनर्जी के ही एग्जाम्पल हैं। साउंड एनर्जी जो जैसे कि साउंड यानी कि ध्वनि जो ऊर्जा है वो हमें ध्वनि तरंगों से प्राप्त होती है। साउंड एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ साउंड, यानी कि जो ध्वनि की वाइब्रेशन होती है वो जो है ना एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती हैं और ये साउंड वाइब्रेशंस ही क्या करती हैं, वेव ऑफ प्रेशर। साउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो ध्वनि ऊर्जा है वो एक प्रकार की मैकेनिकल ऊर्जा का ही फॉर्म है। सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी आर म्यूजिक प्लेयर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रेडियो। साउंड एनर्जी जो सोर्सेज हैं साउंड एनर्जी के वो है म्यूजिकल प्लेयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और रेडियो एक्सेट्रा। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा जब बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूजिक बज रहा होता है तो आप कभी भी ध्यान देना, बहुत जब लाउड होता है, लाउड म्यूजिक होता है तो साथ की चीज़ें भी वाइब्रेट करती हैं। तो वो किसके कारण वाइब्रेट करती हैं, क्यों आती हैं वो चीज़ें मोशन में, क्योंकि उनमें साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है वेव्स के ज़रिए। लास्ट आती है बच्चों हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। This is a form of kinetic energy as the charges are moving. When the electrical charge flow through a wire, it produces electricity. Many of appliances work on electricity, such as computer, washing machine, TV, tube lights, etc. इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है बच्चों वो क्या करती है, प्रोड्यूस करता है बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जब उसके अंदर से विद्युत को गुजारा जाता है, बिजली को गुजारा जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी की ही फॉर्म है जो चीज़ों को जिसमें चार्जेस मूव करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज से जब हम इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करते हैं उसके अंदर से, वायर के अंदर से, तब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना क्या होती है, प्रोड्यूस होती है।
बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस हैं जो घर में हम काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन, टीवी, ट्यूबलाइट्स वगैरह। ये सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही एग्जाम्पल हैं। बच्चों, ये चैप्टर जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार कि दोहरा लेते हैं उसको। द पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को धकेलना या खींचना फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों, वो बल है जो चीज़ों को खींचता है अपनी तरफ, सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट इन प्लेस और स्लो देम डाउन। फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जो घर्षण बल है वो बल है बच्चों जो चीज़ों को होल्ड रखने में, यानी कि कीप्स ऑब्जेक्ट इन प्लेस, चीज़ों को सही जगह पर खड़ा करने में, या स्लो देम डाउन, उनको धीमा करने का कार्य ये करता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स के ही कारण संभव है। Work is done when a force act on an object and object move in the direction of force. काम हुआ तभी माना जाता है जब फोर्स अप्लाई किया जाता है एक ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसकी डायरेक्शन में ही फोर्स लगा जाता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम नेचर थ्रू डिफरेंट सोर्स। हमें ऊर्जा प्रकृति के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस। एक इंक्लाइन प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस यानी कि एक, जिसको कहते हैं ना, ढलावदार सतह होती है। अ लीवर हैज़ 3 पार्ट्स, लोड, अफर्ट एंड फलक्रम। लीवर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक लोड, दूसरा अफर्ट और तीसरा फलक्रम। लीवर हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लोड, अफर्ट एंड फलक्रम। लीवर को 3 भागों में बांटा गया है उसके पोजीशंस के हिसाब से, लोड, अफर्ट और फलक्रम के अकॉर्डिंग। हीट एनर्जी कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। जो हीट यानी कि ऊष्मा ऊर्जा है उसका यूज़ हम खाना पकाने या हीटिंग, चीज़ों को गर्म करने में काम लाते हैं। अब हम इसका बुक वर्क देखते हैं बच्चों, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे।